ये था हमारा जो है ना इंसुलिन का जो एमसीक्यू था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सिंथेसिस जो हार्मोन है वो कौन सा है, इंसुलिन, ठीक है ना। एनाबॉलिक हार्मोन है, ये थोड़ा तेज स्पीड मारते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम आते हैं पेज नंबर इसी के में इंसुलिन। इंसुलिन ठीक है, क्या है कि सबसे पहले देखते हैं, नहीं इससे पहले देखते हैं इंसुलिन सिक्रेट कहाँ से होता है। इंसुलिन देखें सिक्रेट होता है एंडोक्राइन पेंक्रियास सेल टाइप्स में। देखते हैं कि ये देखें, आइलेट ऑफ लैंगरेंस आर कलेक्शंस ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स एंड गेमा सेल्स, ठीक है। गेमा एंडोक्राइन सेल्स बोलते हैं, अल्फा बीटा एंड गेमा 1 2 3, ठीक है। अच्छा, वो होता क्या है कि अराइज फ्रॉम पेंक्रियाटिक बर्ड्स, ठीक है ना। दिस सेल्स, दिस आइलेट्स जो हैं ये दे अराइज फ्रॉम पेंक्रियाटिक बर्ड्स। अच्छा, अल्फा सेल्स सिक्रेट ग्लूके, ये देखें गॉन। पेरिफेरल सेल्स होते हैं ये देखें पेरिफेरल लिखा हुआ है, ये देखें, ये आप गौर से देखें तो अल्फा सेल्स आपको साइड में नज़र आएंगे, ये देखें साइड में। अच्छा, बीटा सेल्स आर सेंट्रल, ठीक है। बीटा सेल्स आर सेंट्रल, ठीक है, ये देखें सेंट्रल है, आपको नज़र आएगा। जब अल्फा बाहर हैं बीटा अंदर ही होंगे। अच्छा, गेमा सेल्स स्कैटर्ड होते हैं इधर उधर, ये देखें ये गेमा सेल हो गया, ये गेमा सेल हो गया, ये गेमा सेल हो गया, इस तरह के स्कैटर्ड होते हैं। बीच में फिर कैपिलरीज नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर देख लें आप एक बार, ठीक है। उसके बाद देखें करीब से अगर आप देखें तो जो अल्फा सेल्स होते हैं ना वो सिक्रेट करेंगे, क्या सिक्रेट करेंगे वो, ग्लूकेगॉन। बीटा सेल्स सिक्रेट करेंगे जो है इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन सेंट्रल होते हैं, और गेमा सेल जो सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करते हैं वो इंटरस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में इंटरस्पर्स्ड होते हैं। एक बात याद रखें, इंसुलिन बीटा सेल्स सिक्रेट करते हैं और ये होते हैं इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। यहाँ पे देखें इनसाइड, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड। इंसुलिन पुशेस द ग्लूकोज इन द सेल, इंसुलिन, ठीक है, वो भी एक निमोनिक है, ये भी एक निमोनिक है। वो फिर निमोनिक है, ग्लूकोज कहाँ हो जाता है, वो सेल्स के अंदर फेंकती है, ठीक है, ग्लूट4 के ज़रिए, ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इंसुलिन देखें सबसे पहले क्या होता है कि इसकी सिंथेसिस क्या है, ठीक है ना। इसकी सिंथेसिस सबसे पहले एक बात याद रखें कि जो इंसुलिन है ना, ये दूसरे बहुत से जो हार्मोन्स की तरह एक्सोजीनस भी होता है, एंडोजीनस भी होता है, ठीक है। एक्सोजीनस जो हम टीका लगाते हैं ना इंसुलिन का टीका, वो उसको एक्सोजीनस बोलेंगे, और जो एंडोजीनस है वो हमारी बॉडी में खुद बनता है। तो सबसे पहले ये बनता कैसे है, देखिए प्री प्रो इंसुलिन बनता है सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ पैंक्रियाटिक बी सेल। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले प्री मतलब प्री नाइन्थ नहीं होता, प्री नाइन्थ प्रेप, ठीक है ना। इसी तरह प्री नाइन्थ सबसे पहले देखें प्री प्रो इंसुलिन बनता है, कहाँ बनता है, इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले आप इसको रोक के देख लें, ये देखें ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं इधर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बीटा सेल्स के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्री प्रो इंसुलिन बनता है, ठीक है। उसके बाद इसकी क्लीवेज होती है, देखें प्री प्रो बनता है, क्लीवेज, प्रो बनता है, क्लीवेज, फिर जाके एक्सोसाइटोसिस होती है, याद रखें, ठीक है। तो ये एक डब्बा क्लीवेज, दूसरा डब्बा क्लीवेज, फिर तीसरा डब्बा, 3 डब्बे 2 क्लीवेज हैं इधर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, क्लीवेज ऑफ प्री सिग्नल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रो इंसुलिन जो होता है ना वो फिर बनता है और स्टोर होता है इन सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में, ठीक है, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में बनता है। उसके बाद क्लीवेज होती है प्रो इंसुलिन की, एक बार फिर क्लीवेज ऑफ प्री इसको प्री सिग्नल बोल दो, फिर क्लीवेज ऑफ प्रो इंसुलिन, ठीक है ना। उसके बाद इसकी एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन प्लस एक्सोसाइटोसिस ऑफ सी पेप्टाइड, इन दोनों को की एक्सोसाइटोसिस होती है। ये 3 स्टेप्स में हमने सिंप्लीफाई इसको किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखें तो
इंसुलिन जो होती है और सी पेप्टाइड जो होती है, दे आर इंक्रीज इन इंसुलिनोमा एंड सल्फोनाइल यूरिया यूज, ठीक है ना। सुलिन SUL से सल्फोनाइल यूरिया यूज, सल्फोनाइल यूरिया की वजह से, और I से इंसुलिनोमा, इनकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन बढ़ जाता है और क्या होता है, सी पेप्टाइड भी बढ़ जाता है। याद रखें एक्सोजीनस इंसुलिन जो होता है ना, ये देखें एक्सोजीनस इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता, ठीक है। एक्सोजीनस इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता, ठीक है ना। अभी देखते हैं सिंथेसिस, इसका सिंथेसिस हमने देख लिया, फंक्शन देखते हैं। फंक्शन में सबसे पहले याद रखें इट बाइंड्स इंसुलिन रिसेप्टर्स, ठीक है, इंसुलिन जाके बाइंड करता है इंसुलिन रिसेप्टर्स पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि देखें एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि इंसुलिन का टीका नहीं लगाते, टीका 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 ना, तो ये देखें टीका लगाते हैं ना इंसुलिन का, तो टीका से याद रखें टायरोसिन काइनेस, ठीक है, टायरोसिन काइनेस। तो इंसुलिन का मतलब ये हुआ कि इंसुलिन जो है ना वो हमेशा एक्ट करता है थ्रू टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी के जरिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है जब बाइंड होता है रिसेप्टर्स के में बाइंड हो गया टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी के जरिए, इंड्यूस करता है ग्लूकोज अपटेक, ठीक है ना, इंड्यूस करता है ग्लूकोज अपटेक, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। GLUT4 ये कैरियर्स हैं, ये देखें यहाँ पे ये कैरियर्स हैं, ग्लूकोज आ रहा है, ये कैरियर है, ये ग्लूकोज है, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। वो करता है, वो क्या करता है, वो करने के बाद फिर देखें इनटू इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यू, ठीक है, एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। ये हमने समराइज़ कैसे किया, ये देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे कि ये जो है ना इंड्यूसिस ग्लूकोज अपटेक, IN से याद रखें। उसके बाद इनटू द इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यू, ये भी IN से याद रखें, इंड्यूसेस ग्लूकोज अपटेक इनटू द इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यू। उसके बाद देखें जीन ट्रांसक्रिप्शन भी ये करता है, ठीक है, एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन, ये देखें ये हमने यहाँ भी लिखा हुआ है, इसी को समराइज़ किया है, ये देखिए एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें कि उसके बाद इसके एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ द इंसुलिन हम देखते हैं, ठीक है। इन टू द सेल ये ग्लूकोज को भेजता है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है और यही ग्लूकोज फिर रेगुलेट भी करता है इंसुलिन को, यहाँ पे ग्लूकोज इज़ द मेजर रेगुलेटर ऑफ द इंसुलिन रिलीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें जो एनाबॉलिक इफेक्ट्स है, एनाबॉलिक इफेक्ट्स को हमने समराइज़ किया है GTP में, फिर RUT के निमोनिक से, फिर LPG के निमोनिक से, ठीक है ना। अब इनको हमने कैसे डिवाइड किया है, इनमें देखें 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं। एक तो सिंथेसिस टाइप ग्रुप्स हैं, इंक्रीज सिंथेसिस इस तरह की बात आ रही है। दूसरा जो है हमारा है डिक्रीज़, ठीक है ना, डिक्रीज़ करता है, कुछ चीज़ें इंक्रीज़ करता है, उनको हमने अलग किया है, डिक्रीज़ जिनको करता है उनको अलग करके फार्मूला लिखा है। और क्या करता है, और जो रिटेंशन वगैरह और ये जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड वगैरह सोडियम पोटेशियम, इनको अलग अलग करके हमने रट लगाया है, RUT रट, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखें सिंथेसिस, ग्लूकोज इंक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन ट्राइसाइल ग्लाइसराइड्स यानी TG ट्राइग्लाइसराइड्स, ट्राइसाइल नहीं बस ट्राइग्लाइसराइड्स। उसके बाद प्रोटीन, ठीक है, ये देखें इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये देखें G लगाया GTP। उसके बाद इंक्रीज TG ट्राइग्लाइसराइड्स। उसके बाद देखें इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ये हो गया, 3 हो गए सिंथेसिस वाले। उसके बाद नीचे आ जाएँ, इंक्रीज वाले छोड़ दें, अभी डिक्रीज वाले देखें। डिक्रीज देखें लिपोलिसिस को LPG डिक्रीज करता है लिपोलिसिस को। अच्छा, इधर LPG है, आपको GTP भी याद हो जाएगा, LPG भी याद हो। बीच में क्या था यार, कैसे याद होगा, आपको याद रखें RPG याद रखें, R से ये निमोनिक RPG याद रखें, ठीक है। इस तरह बीच वाला भी आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो लिपोलिसिस को डिक्रीज करता है, ये देखें डिक्रीज लिपोलिसिस इन एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद देखिए P क्या हो गया, P डज नॉट क्रॉसेस प्लेसेंटा, यानी कि डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है। डिक्रीज तो खैर नहीं, ये बस यानी कि ये एज़ कम्पेयर टू जो ग्लूकोज है ना, इसका ये फंक्शन भी डिक्रीज्ड फंक्शन है ना, नेगेटिव फंक्शन है, इसलिए मैंने इधर लगाया डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा P से। उसके बाद ग्लूकोज रिलीज जो है ना डिक्रीजेस ग्लूकेगॉन रिलीज, ठीक है। ग्लूकेगॉन की जो रिलीज़ है ना उसको ये कम करता है, इंसुलिन ग्लूकेगॉन की रिलीज़ को भी कम करता है, ठीक है ना। तो
अच्छा, ये हो गए ये हमारे यहाँ से ये सारे हमारे एनाबॉलिक इफेक्ट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, so यार ये भी हो गया, लाइक ग्लूकोज इंसुलिन डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। फिर ये देखें, अच्छा RUT से क्या है, रिटेंशन ऑफ सोडियम इंक्रीज़ करता है। उसके बाद देखें, इसको देखें यू से क्या है, अमाइनो एसिड प्लस पोटेशियम ना, ये देखें किधर गया, इंक्रीज्ड अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड एंड पोटेशियम को इंक्रीज़ करता है। और टी से ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज को इन स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू इंक्रीज करता है, ठीक है ना। इंक्रीजेज सोडियम रिटेंशन, इंक्रीजेज अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड एंड पोटेशियम, सेलुलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड एंड पोटेशियम, एंड इंक्रीजेस क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन द स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू। ये सारे हमारे हो गए। तो ये भी तकरीबन इंक्रीज में ही आते हैं, ऊपर वाले 2 ग्रुप, ठीक है। ये देखें, इनको आराम से आपने एक बार फिर ऐसे करके देखना है, ठीक है। अब देखें GTP हमें याद आ गया ना। अब GTP से हम लाजमी जाएंगे किसकी तरफ, GTP, इस GTP से हम जाएंगे GIP एक हार्मोन है, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। GIP हार्मोन, ये देखें यहाँ भी हमारा लिखा ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉफिक पॉलीपेप्टाइड GIP। तो इससे हमें ये भी याद आता है ना GTP से कि GIP भी एक ऐसा हार्मोन है जिसका ताल्लुक इंसुलिन से है, GIP, ठीक है। अभी GIP पढ़ते हैं एक मिनट में। तो ये देखें, ये हमारा GIP है। तो GIP में देखें हम पढ़ते हैं, साथ साथ हमारा GIP भी हो जाएगा, ठीक है। GIP कहते हैं ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड, ठीक है ना। तो ये जो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड है, ये क्या करता है, ये के सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम एंड जुजिनम से निकलता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, GIP जो है के सेल्स से, ये आपने ऐसे याद रखना है, GIP है ना तो GIK लगा दे, गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी, तो के सेल्स ऑफ ड्यूडेनम एंड जुजिनम, ठीक है। जो दाऊद और जुनेद गुलाम इसाक खान जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ठीक है। अच्छा, इससे आपको GIK सेल्स याद आ जाएगा, के सेल्स, ठीक है। अच्छा, कहीं G सेल्स ना याद कर लेना यार, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद चलो बीच में इसका कोई नमूनिक याद आ गया तो कर लेंगे, बनाएंगे नया, ठीक है। उसके बाद देख लें फिर एक्शन क्या है, एक्सोक्राइन एक्शन है इसका, डिक्रीजेस गैस्ट्रिक H+ सिक्रीशन, ठीक है ना, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी बोलते हैं, नाम से याद रखें। नाम इसके देखें, इसके एक नाम से ही पता चलता है, आल्सो नोन एज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एक्सोक्राइन फंक्शन H+ सिक्रीशन को। अच्छा, दूसरा क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन। देखिए, इंक्रीजेस इंसुलिन रिलीज, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि GIP जो है या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है, GIP या GIP, ठीक है, दोनों GIP ही हैं लेकिन नाम उसको डिफरेंट पड़ा गया है। तो एंडोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन इसका फंक्शन इंक्रीजेस इंसुलिन रिलीज, ठीक है। अच्छा, तो इसको GIP देखें, पैंक्रियाटिक इफेक्ट, इंक्रीजेस पैंक्रियाटिक इफेक्ट, ठीक है। ये इसका इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP डिक्रीजेस गैस्ट्रिक इफेक्ट, इंक्रीजेस पैंक्रियाटिक इफेक्ट, ठीक है, इंक्रीजेस, इस तरह ये निमोनिक है GIP, ठीक है। उसके बाद देखें, इसका रेगुलेशन है, रेगुलेशन ऑफ द GIP जो है, इंक्रीजेस फैटी एसिड, इंक्रीज इन फैटी एसिड, अमाइनो एसिड एंड ओरल ग्लूकोज। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो GIP भी बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, आल्सो नोन एज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ओरल ग्लूकोज लोड लीड्स टू इंक्रीज इंसुलिन कंपेयर टू IV इक्विवेलेंट ड्यू टू GIP सिक्रीशन, ठीक है। देखें, अब ओरल ग्लूकोज बढ़ जाएगी ना तो GIP सिक्रीशन भी, जब GIP सिक्रीशन बढ़ जाएगी ना तो इंसुलिन रिलीज भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो ठीक है ना, तो GIP भी हमने पढ़ लिया। GIP एक इंसुलिन को रेगुलेट करने में काम आता है। अब इसकी देखें ग्लूट क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूट्स और इंसुलिन इंडिपेंडेंट जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखें, इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर कौन सा है, एक ही ट्रांसपोर्टर है जो डिपेंडेंट है, वो है GLUT4। GLUT4 कहाँ कहाँ पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू और स्ट्राइएटेड मसल में GLUT4 पाया जाता है। एक्सरसाइज कैन ऑल्सो इंक्रीज GLUT4 एक्सप्रेशन, ठीक है।
ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, गुल से फुर नाना, ठीक है ना, ठीक है ना। अमी एक गुल से फुर नाना कैसी ने गुल से फुर ग्लूट फोर, ग्लूट फोर फूर से फोर ग्लूट फोर, नाना तो छोड़े। ग्लूट फोर में क्या क्या कहाँ होता है, स्ट्राइटेड मसल और एडिपोज टिश्यू में ग्लूट फोर होता है, ठीक है। इस तरह आपने याद रखना है। जी से ग्लूट फोर से फोर ग्लूट फोर, स्ट्राइटेड मसल और एडिपोज टिश्यू, स्ट्राइटेड मसल और एडिपोज टिश्यू। अब नीचे आ जाए, नीचे देखें इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स कौन कौन से हैं। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स एक बार आप यहाँ से देख लें, ठीक है, यहाँ से देख लें। उसके बाद यहाँ देख लें, नीचे ये फार्मूला के साथ निमोनिक भी है। ब्रिक लिप्स जो है ना टोटल इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो इनको हमने समराइज़ किया है इस पेज में, ठीक है। ये देखिए, आप कभी भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स को इस तरह भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं, चौथा तो हमारा जो डिपेंडेंट है ना, चौथा डिपेंडेंट है जो हमने भी पढ़ा। तो इन 1 2 3 5 में से देखें, सबसे पहले एक में कौन कौन से, एक जो ग्लूट 1 है, ग्लूट 1 कहाँ कहाँ हो सकता है। ग्लूट 1 देखें, आरबीसी याद रखें, ग्लूट 1 आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ब्रेन और कॉर्निया, ठीक है, ब्रेन और फिर प्लेसेंटा, ठीक है। आरबीसी से आपको 3 याद आ जाएंगे, फिर आपने इधर प्लेसेंटा डाल देना है। अच्छा, इसको याद रखने के लिए क्या तरीका है, तेरा दिमाग पागल है, ठीक है, तेरा दिमाग पागल है। तो दिमाग और दाल बी, दिमाग को क्या कहते हैं, ब्रेन ना। तो तेरा ब्रेन पागल है, बोलो बी फॉर ब्रेन, ब्रेन कहाँ होगा 1 3 में, पागल फॉर पी फॉर प्लेसेंटा 1 3, प्लेसेंटा भी 1 3 में होता है, ब्रेन भी 1 3 में, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, आरबीसी प्लस ये याद रखना, तेरा दिमाग पागल है, ठीक है, या तेरा ब्रेन पागल है, ठीक है, तेरा ब्रेन पागल है, या नहीं तेरा ब्रेन पागल है, ही याद रखना, ठीक है। तो आरबीसी से हमें कितने याद पता चलते हैं, आरबीसी से आर से आरबीसी और बी से ब्रेन और सी से कॉर्निया, लेकिन प्लेसेंटा उधर नहीं है ना, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। तेरा 1 3 में प्लेसेंटा भी है, पी फॉर पागल, ठीक है। अब देखें इधर, देखें 1 3 3 में देखें ब्रेन और प्लेसेंटा दोनों है, तेरा ब्रेन पागल है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आगे आगे आ जाएं, देखें 1 तो हमारा क्लियर हो गया। 2 में देखें हमने बाई याद रखना है, बीटा, ठीक है, बाई बीटा, ए अल्फा बीटा, बीटा जो ग्रीक में 2 को ही बोलते हैं ना, तो इस तरह देखें बीटा, देखें बीटा से फीटर सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, ये हमने याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ भी देखें क्लोज, देखें इधर भी आप नज़र फेर दें, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स, ठीक है। उसके बाद देखें किडनी, 2 चीज़ें हैं यहाँ, दो किडनी हमारे पास 2 हैं, तो किडनी आ जाएगा इधर, ठीक है। लीवर फिर देखें लीवर भी आ जाएगा, क्योंकि 2 लोब ऑफ लीवर हैं, ठीक है। जीआईटी, 2 ओपनिंग्स ऑफ द जीआईटी हैं, तो ये सारे इनमें ग्लूट 2 होता है, ठीक है, इन सब में ग्लूट 2 होता है। ग्लूट 3 में मैंने आपको बताया, ये तेरा ब्रेन पागल है, बी फॉर ब्रेन, पी फॉर पागल प्लेसेंटा, ठीक है। 5 कहाँ होता है, एफ फॉर फ्रुक्टोज, स्पर्म्स में जो है ना, सीमेन में फ्रुक्टोज होता है ना, ठीक है ना, और जीआईटी से फ्रुक्टोज एब्जॉर्ब होता है, ये याद रखना है। 5 से एफ फॉर फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ये एफ भी आपने स्पर्मेटोसाइट और जीआई ट्रैक्ट में से फ्रुक्टोज याद रखना है। इसके अलावा देखें सोडियम, SGLT, सोडियम ग्लूकोज डिपेंडेंट, ये को ट्रांसपोर्टर्स कहाँ होते हैं, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन में SGLT 1 और 2 होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारी जो टेबल है, ये ग्लूकोज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं, ठीक है ना। डिपेंडेंट तो हमारे पास एक ही है, वो 4, ये देखें एक ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें ये हमने पढ़ लिया, ये हमने सारे पढ़ लिए। तो देखें कुल हमारे पास ब्रिक लिप्स, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट, ग्लूकोज इंसुलिन इंडिपेंडेंट, सॉरी, ग्लूकोज अपटेक इज ब्रेन, आरबीसी, इंटेस्टाइन, कॉर्निया, किडनी, ब्रिक लिप्स, ये ठीक है। लीवर, आई फॉर आइलेट्स, पी फॉर प्लेसेंटा एंड एस फॉर स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद देखें ये हमारा क्लियर हो गया। अभी देखें, हम देखते हैं सिंथेसिस रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन में देखें ग्लूकोज जो है ना इज़ द मेन रेगुलेटर ऑफ द इंसुलिन रिलीज़, कहता है कि ग्लूकोज जो है ना रेगुलेट करने में टॉप पे है, इंसुलिन को रेगुलेट करने में। और उसके बाद इंक्रीज इंसुलिन रिस्पॉन्स विद ओरल वर्सेस IV ग्लूकोज ड्यू टू इंक्रीशंस ई.जी. ग्लूकोज glucagon like peptide, GLP-1 और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड GIP, ठीक है, GLP या GIP विच आर रिलीज आफ्टर मील्स एंड इंक्रीज बीटा सेल सेंसिटिविटी टू ग्लूकोज, ठीक है,
ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये जो जब हम खाना खाते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो जीआईपी रिलीज़ होता है, जीएलपी रिलीज़ होता है। जब जीआईपी और जीएलपी रिलीज़ होता है ना, तो जो है ग्लूकोज की जो बीटा सेल सेंसिटिविटी है ना, उसको बढ़ाते हैं। ठीक है ना, बीटा सेल सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं ना, तो फिर इंसुलिन भी ज़्यादा रिलीज़ होती है। ठीक है। एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात याद ये सामने आ रही है कि रिलीज़ जो है डिक्रीज बाय अल्फा 2 रिसेप्टर्स। आपको याद है ना, अल्फा 2 इनहिबिटरी हैं, याद है। डिक्रीज इज रिलीज बाय अल्फा 2, आपको याद है प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स में ये लगते थे। एक मिनट, अल्फा सबसे पहले यहाँ देखें कि ऑल द रिसेप्टर्स टू बी इनहिबिटेड शुड हैव बीटा 2 रिसेप्टर्स, beta 2 adrenergic receptors except presynaptic nerve endings, platelets and beta cells of pancreas, insulin producing cells which have alpha 2 receptors। तो ये alpha 2 receptors are inhibitory here, बाकी जहाँ भी है वो उनमें बीटा 2 receptors inhibitory होते हैं। ठीक है, except these 3। तो ये देखें, तो अल्फा 2 रिसेप्टर्स इनहिबिट होते हैं तो डिक्रीज़ क्या करेंगे, इंसुलिन की रिलीज़ करेंगे, डिक्रीज़ इंसुलिन रिलीज़। ठीक है। इसके अलावा भी देखें अल्फा 2 रिसेप्टर्स कहाँ होते थे। अल्फा 2 रिसेप्टर्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अल्फा 2 रिसेप्टर्स प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स पे होते थे ना, डिक्रीज एड्रेनालाइल साइक्लेज साइक्लिक एमपी और इनहिबिटरी होते थे ये। इधर भी देखें, इधर भी डिक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन हमने लिखा हुआ है, और ये बीटा सेल्स में ये डिक्रीज़ करते हैं इंसुलिन सिक्रीशन। तो इंक्रीज़ कौन करेगा, इंक्रीज़ करेगा तो बीटा 2। ठीक है, इंक्रीज़ करेगा बीटा 2, डिक्रीज बाय अल्फा 2, इंक्रीज बाय बीटा 2। ठीक है, 2 रेगुलेट्स, ये देखें 2 2 2 2 2 2 2 रेगुलेट्स इंसुलिन। इंसुलिन में 2 बार इन 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 आता है ना, तो 2 इन है ना, 2 इन है तो ये ठीक है ना। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो अल्फा 2 इनहिबिट डिक्रीज़ करता है, बीटा 2 इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखें ग्लूकोज इंटर्स बीटा, ये हम टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हम तो ग्लूकोज इंटर्स बीटा सेल्स। ठीक है, ग्लूकोज GLUT2 बोल दो, GLUT3 बोल दो, जहाँ भी। ठीक है, ग्लूकोज इंटर्स बीटा सेल्स। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे GLUT2 है, यहाँ पे GLUT2 है, कोई और नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि GLUT2 कहाँ होता है, 2 फॉर बीटा, 2 फॉर बीटा, ए अल्फा बीटा ना, बाई डायरेक्शनल हमने पढ़ा था। और बीटा सेल, बीटा आइलेट सेल्स में GLUT2 होता है, इसलिए यहाँ देखें, यहाँ पे हमने GLUT2 देखा। ठीक है, इधर 4 देखा, या तो ये क्या है 4 है, तो या ये क्या है, ग्लूकोज डिपेंडेंट है ना ये 4, या तो ये क्या है एडिपोज टिश्यू है, या तो ये क्या है स्केलेटल मसल। ठीक है, गुल से 4 याद है, गुल से 4। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर 3 पे क्या हो रहा है, नंबर 3 पे ग्लूकोज ग्लूट में बीटा सेल्स में जा रहा है, अंदर से ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, इंक्रीज एटीपी रेशो। फिर एटीपी 4th में क्या हो रहा है, एटीपी डिपेंडेंट जो पोटेशियम चैनल्स है ना, ये जो पोटेशियम चैनल्स हैं, नंबर 4 पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए नंबर 4 पे, नंबर 3 पे एडीपी जनरेटेड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो रही है 3 पे। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे क्लोजेस्ट पोटेशियम चैनल्स टारगेट ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज। ठीक है, यहाँ पे फिर क्लोज एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स, एटीपी सेंसिटिव, एटीपी ज़्यादा हो रही है तो ये चैनल्स बंद हो रहे हैं। ठीक है ना, एंड डिपोलराइजेस बीटा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, डिपोलराइजेशन होती है उसके बाद। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नंबर 6 देखें, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन, कैल्शियम चैनल इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है ना इंट्रासेलुलर कैल्शियम, तो क्या होता है, ओपन एंड कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाता है। ठीक है, एंड स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन एक्सोसाइट, जब कैल्शियम अंदर आता है ना एक्सोसाइटोसिस होती है। ठीक है, ये देखिए एक्सोसाइटोसिस, कैल्शियम बाहर आता है। ठीक है, सही है ना। तो ये हमारा एक रेगुलेशन है कैल्शियम सॉरी इंसुलिन का। ठीक है, ठीक है ना। इसको आपने शॉर्ट करके ऐसे याद रखना है कि देखें 2-3 जगहों पे ये चैनलिंग हो रही है। इसमें 2 चैनल जो है ना वो ओपन हो रहे हैं, 2 चैनल्स, और पोटेशियम जो हो रहा है ना, एक चैनल क्लोज हो रहा है, 2 चैनल, 3 चैनल हैं टोटल, 2 ओपन हो रहे हैं, एक क्लोज हो रहा है, और एक एक्सोसाइटोसिस है। ठीक है, बीच में फिर डिपोलराइजेशन मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, अच्छा, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू होगा, नेक्स्ट हमारा क्या एमसीक्यू होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 मिनट।
नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, ए 40-year-old पेशेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम हैज़ रिस्क ऑफ एल्जाइमर बोलो एल्जाइमर एडिशनल इन्फो रिगार्डिंग डाउन सिंड्रोम क्या होगी हमारे पास। देखें डाउन सिंड्रोम हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि 40-year-old पेशेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम हैज़ रिस्क ऑफ अल्जाइमर, ठीक है। एडिशनल इन्फो अबाउट डाउन सिंड्रोम में ये देखें 90% 95% नॉन डिसजंक्शन रोबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन 4% और मोजाइसिज्म 1%, ठीक है। होता क्या है कि रिस्क फैक्टर्स में क्या होता है कि इंक्रीजिंग मैटरनल एज इसकी रिस्क फैक्टर होती है, ठीक है। अल्कोहल ड्रिंकिंग भी होती है रिस्क फैक्टर, ठीक है। उसके बाद देखें क्या होता है कि ड्रिंकिंग तो नहीं, इंक्रीजिंग मैटरनल एज, ठीक है। उसके बाद देखें एसोसिएटेड सिंड्रोम्स में ASD इसमें होते हैं, LL-AML होती है, हिर्शफंक डिजीज़ और क्या कहते हैं कि एल्जाइमर ड्यूडेनल एट्रीजिया भी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है बस यही है, ठीक है। अब डिटेल पढ़ते हैं इसकी 63 से, ठीक है। यह देखें सबसे पहले देखें ट्राइसोमी 21 है, ठीक है ना। फाइंडिंग्स क्या होंगी इसमें, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो जाए होगी, नाक भी इसकी चिपटी होगी, फ्लैट फेसिस होगा, प्रोमिनेंट एपिकेंथल फोल्ड्स इसके जो है ना प्रोमिनेंट होंगे आंखों के आगे आसपास जो होते हैं, ठीक है। सिंगल पावर क्रीज होगी, देखें इधर दिखी हुई है, इनकर्व्ड फिफ्थ टो, ठीक है, ऐसे फिफ्थ ऐसे होगी। उसके बाद फिफ्थ फिंगर गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो, पाँव के जो थंब और उसके इसमें गैप होगा। और उसके बाद देखें ये देखें ना इसमें, ये देखें इसके ऐसे फर्स्ट और सेकंड टो में ऐसा गैप होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखें क्या होगा, ड्यूडेनल एट्रीजिया, हिर्शफंक डिजीज़, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ASD VSD हो सकता है, ब्रश फील्ड स्पॉट्स है, ठीक है, ये हो सकते हैं। एसोसिएटेड विद अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम 21 कोड्स फॉर एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, ये याद रखें, ठीक है। ये अल्जाइमर डिजीज़ की वजह है क्योंकि क्रोमोसोम 21 जो है ना ये कोड करता है एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन को, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि जो 95% ऑफ द केसेस में क्या होता है पता है, ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। 4% ऑफ द केसेस में रोबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन होती है। 1% ऑफ द केसेस में ये क्या होती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन माइटोटिक एरर हो सकता है, ठीक है, या मोजाइसिज्म, ठीक है, 1% मोजाइसिज्म, ठीक है। उसके बाद अच्छा उसके बाद ये देखें 5 एज देख लें, 5 एज में हमारा बहुत सारा वो कवर हो जाता है, ठीक है। 5 एज देख लें, 5 एज में देखें एडवांस मैटरनल एज देख लें, एट्रीजिया ड्यूडेनल एट्रीजिया, एट्रोवेंट्रिकुलर ASD VSD देख लें, अल्जाइमर डिजीज़ देख लें, अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर, AML या ALL, ठीक है। ALL ज़्यादा कॉमन होती है लगता है मुझे इन दोनों में से, ठीक है। उसके बाद हिर्शफंक डिजीज़ और स्टेरिलिटी इन मेल्स भी देख लें, ठीक है। उसके बाद ये देखें कि इंसिडेंस देखें 1 in 700 इंसिडेंस होती है। अच्छा उसके बाद देखें कि मोस्ट कॉमन वायबल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जेनेटिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ क्या है ये जो है ना डाउन सिंड्रोम है, ठीक है ना। अच्छा डाउन सिंड्रोम के अलावा सेकेंड मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड जो मेंटल डिसऑर्डर है वो है फ्रेगाइल एक्स, ठीक है, याद रखें हमने पढ़ा था ना। देखिए मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए आफ्टर डाउन सिंड्रोम लिखा हुआ है, ऐसे जेनेटिकली एसोसिएटेड मेंटल डिफिशिएंसी आफ्टर डाउन सिंड्रोम, इसलिए देखें मोस्ट कॉमन ये डाउन सिंड्रोम ही हो गई ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये देखें मैं क्या कहने वाला था, 5 एज हो गए। अच्छा एज वाइज देख लें, इंक्रीज एडवांस मैटरनल एज फ्रॉम 1 in 1500 इन वुमेन लेस देन 20, अगर कम 20 साल से कम हो तो 1500 में से एक हो सकता है, अगर 20 साल से 45 साल से ज़्यादा हो तो 25 में से एक हो सकता है, ठीक है। एक 1500 में से एक, जबकि 45 साल से ज़्यादा हो तो 25 में से एक हो सकता है, और इंसिडेंस एवरेज 100 में से एक, ठीक है। अच्छा ये हमारा जो है ना डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद देखिए इसके मार्कर्स देख ले, मार्कर्स में दे बताना भूल गया आपको, ठीक है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में क्या नज़र आएगा, इंक्रीज नुकल ट्रांसलूसेंसी नज़र आएगी बच्चे में, और हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन नज़र आएगी, नेजल नाक की बोन चिपटी नज़र आएगी, और न्यूकल ट्रांसलूसेंसी बढ़ जाएगी, बड़ी होगी। मार्कर्स क्या है, हाई अप, ठीक है। तो HCG बढ़ जाएगा और इनहिबिन बढ़ जाएगा, ये दोनों मार्कर्स हैं, याद रखें, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें तो वैसे भी पता थी, ये चीज़ नहीं है इसमें, बीटा HCG और इनहिबिन बढ़ जाते हैं, ठीक है। और थर्ड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में इंक्रीज न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी और हाइपोप्लास्टिक नोज होगा, इसका नेजल बोन होगी, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में देखें ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम में बीटा HCG भी बढ़ा हुआ है, जबकि पैप ए डिक्रीज है। सेकंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में ट्राइसोमी 21 में बीटा HCG भी बढ़ा हुआ है, इनहिबिन ए भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। दोनों बढ़े हुए हैं, बाकी सारे कम हैं, ठीक है। ये देखें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ बीटा HCG बढ़ा हुआ है, सेकंड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग में बीटा HCG के साथ इनहिबिन भी बढ़ा हुआ है, ये बात याद रखें। हमारा MCQ है कि जो 71 देखते हैं, सर्वाइकल कार्सिनोमा लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, ठीक है ना। ये कहता है कि अगर ऑप्शन में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हैं तो फिर दोनों को प्रेफर करें एक के बजाय, ठीक है। तो लेकिन जबकि ये देखें हमने जो डिटेल पढ़ी थी MCQ नंबर 30 में भी हमने डिटेल पढ़ी है पेज 90 में, कि जो सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिम्फ नोड्स हैं वो है पाई-पो, ठीक है। सर्वाइकल कार्सिनोमा पाइपो, P फॉर पैराऑर्टिक लिम्फ नोड्स, जहाँ तक लिम्फ जाता है किसके ज़रिए, लिम्फ वहाँ तक जाता है पैराऑर्टिक लिम्फ नोड्स के ज़रिए के पास, इंटरनल और एक्सटर्नल लिम्फ नोड्स के ज़रिए पैराऑर्टिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियरली फिर ऑब्चुरेटर और प्रीसेक्रल लिम्फ नोड्स, प्रीसेक्रल और ऑब्चुरेटर लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये हमने जो ठीक है ये आपने देखना है, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल से पैराऑर्टिक लिम्फ नोड्स, ठीक है, ये भी बीच में आ सकते हैं, ऑब्चुरेटर और प्रीसेक्रल, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारा MCQ है रिगार्डिंग रेक्टम आल्सो सप्लाइड बाय मीडियन सेक्रल आर्टरी। देखिए मीडियन सेक्रल आर्टरी इट अराइजेस फ्रॉम पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल aorta जस्ट बिफोर बाइफर्केशन डिसेंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सेक्रम एंड सप्लाइज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द रेक्टम, ठीक है। ये भी एक मीडियन सेक्रल आर्टरी पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द रेक्टम को भी सप्लाई करती है। ये हमारी मीडियन सेक्रल आर्टरी है, ये ब्लैक एरो के साथ जो नज़र आ रही है, ठीक है ना। ये सेक्रम और कोक्सिक्स वगैरह को सप्लाई करती है, साथ साथ में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेक्टम को भी सप्लाई करती है, ठीक है। तो एनल कैनाल सप्लाइड बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज। सबसे पहले देखते हैं हम इसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि रेक्टम की जो ब्लड सप्लाई देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार भूल जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखें रेक्टम की ब्लड सप्लाई 3 है, सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज, ठीक है। कौन कौन सी, सुपीरियर रेक्टल, इंफीरियर रेक्टल, मिडल रेक्टल और इंफीरियर रेक्टल। इसको हमने SMI पढ़ना है, ठीक है, SIM नहीं पढ़ना, SMI, ठीक है, ये तरतीब है। अच्छा, अब देखें सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, सुपीरियर है ना, ये सुपीरियर है तो क्या होगी, ऊपर एब्डोमिनल इसकी आर्टरी आएगी, इंफीरियर मेजेंटेरिक। देखें याद रखें सुपीरियर तो ये लाजमी नहीं है कि सुपीरियर मेजेंटेरिक तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, वो ट्रांसवर्स कोलोन पे ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, तो वो फिर नहीं आएगी, ये इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी आएगी, ठीक है। तो ये ब्रांच है इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की, ठीक है ना, इस तरह आपने याद रखना है। फिर थोड़ा सा बीच में आ जाएं, बीच में क्या है, ब्रांच इंटरनल इलियाक आर्टरी खुद एक ब्रांच देती है, इंटरनल इलियाक आर्टरी ब्रांच देती है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही नीचे आ जाए तो फिर क्या, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, इंटरनल इलियाक आर्टरी की ब्रांच है, इंटरनल इलियाक आर्टरी की ब्रांच है, और ब्रांच की फिर एक ब्रांच है इंफीरियर रेक्टल, ठीक है। तो इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लॉजिक ये है कि ऊपर है तो ये मेजेंटेरिक एब्डोमिनल कोई आर्टरी होगी, कौन सी होगी, मेजेंटेरिक होगी। अच्छा, मेजेंटेरिक भी कौन सी होगी, सुपीरियर नहीं होगी, सुपीरियर तो बहुत ऊपर है, इन्फीरियर होगी, ठीक है। मिडल में थी, फिर देखें डेफिनेटली मिडल में यार सोचे तो फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक में से एक होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली एक्सटर्नल इलियक तो हो नहीं सकती, तो इसलिए इंटरनल इलियक होगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत ही नीचे आ जाए तो फिर इंटरनल इलियक की ब्रांच है, ये इंटरनल इलियक की ब्रांच, तो ये इंटरनल पुडेंडल आर्टरी देती है, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की फिर एक ब्रांच आती है, उसको इंफीरियर रेक्टल कहते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर याद रखें, फिर MIP याद रखें, SMI MIP, ठीक है।
मेजेंटेरिक, इंटरनल इलियक और पुडेंडल, ठीक है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, ठीक है। पुडेंडल फिर इंटरनल आर्टरी की ब्रांच है। अब आते हैं एनल कैनाल की तरफ, ये एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू में क्या है, एनल कैनाल की ब्लड सप्लाई पूछ रहे हैं ना, एनल कैनाल की ब्लड सप्लाई, सुपीरियर एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज। तो ये देखें, ये भी सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज एनल कैनाल को सप्लाई करती हैं, ठीक है, ये दोनों। और ये अगर एनल कैनाल की आपको फिर लिम्फ ड्रेनेज पूछें तो फिर थ्रू मेजेंटेरिक लिम्फ नोड, ठीक है, मेजेंटेरिक से फिर क्या होगा फिर, तो एनल कैनाल का फिर ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ एनल कैनाल का जो अपर हाफ है, अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल ड्रेन्स इनटू पैरारेक्टल नोड्स देन टू इंफीरियर मेजेंटेरिक नोड्स। आपको पता है ना, अपर हाफ फ्रॉम इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। उसके बाद द लोअर हाफ ड्रेन्स इनटू द मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंगाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो लोअर हाफ को कौन सप्लाई करता था, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की। और इंटरनल पुडेंडल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, इंटरनल इलियक की, ठीक है। तो ये है, यही नर्व सप्लाई तकरीबन 80% यही नर्व सप्लाई रेक्टम की भी है, लेकिन उसमें फिर मिडल रेक्टल आर्टरी भी शामिल होती है, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे देखें एनल कैनाल की जो ब्लड सप्लाई है, ये एनल कैनाल की ब्लड सप्लाई है, ठीक है, 105 नंबर पेज पे के सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर हाफ, अपर हाफ को सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, लोअर हाफ को इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है कहाँ से आती, कहाँ से, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा, ये देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा कि कॉमेडियन वारफेरिन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड कोआगुलेशन टाइम, ठीक है, इंक्रीज्ड कोआगुलेशन टाइम कराता है ये वारफेरिन, ठीक। तो हम कहते हैं, हम यहाँ थे कि कॉमेडीन जो है वारफेरिन रिजल्ट्स इन इंक्रीज एंटी कोआगुलेशन, इंक्रीज कोआगुलेशन टाइम, ठीक है। देखना जाए, जब जो पेशेंट कोआगुलेशन वारफेरिन पे होता है ना, वो उसको जब कोई चोट लगती है तो वो देर से ठीक होती है, ठीक है। उसके बाद देखें, विटामिन के नॉट एब्जॉर्ब्ड, कोआगुलेशन फैक्टर डिक्रीजेस प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, ये सॉरी प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। उसके बाद देखें, जो विटामिन के डिफिशिएंसी है ना, इसकी वजह से जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर डिप्लीटेड फैक्टर सी, ठीक है। उसके बाद अगर फैक्टर सी इज़ नॉट इन ऑप्शन, फैक्टर पूछे तो फैक्टर सी कर देना, प्रोटीन पूछे तो प्रोटीन सी कर देना। अच्छा, उसके बाद अगर प्रोटीन सी या फिर फैक्टर सी वगैरह जो भी बोलते हैं इन दोनों को ना, अगर ऑप्शंस में नहीं है तो इसको करें फैक्टर 7, ठीक है, फैक्टर 7 को आपने प्रेफर करना है। उसके बाद प्रोटीन सी हैज़ द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ, क्योंकि इसकी ना, इस प्रोटीन की जो फैक्टर सी की हाफ लाइफ जो शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है। आल्सो नोट दैट इफ कोआगुलेशन फैक्टर इज मेंशन्ड देन प्रेफर फैक्टर 7, ठीक है, कोआगुलेशन फैक्टर 7, ठीक है। इसको आपने वो करना है, बिकॉज फैक्टर सी इज़ नॉट कोआगुलेशन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर सी जो है ना कोआगुलेशन फैक्टर नहीं होता, क्योंकि अगर कोआगुलेशन फैक्टर डिप्लीटेड कहा तो सबसे पहले 7 लिख देना। अगर कोई फैक्टर का है या खाली फैक्टर का है या प्रोटीन का है, तो ये देखें, फैक्टर डिप्लीटेड खाली फैक्टर या प्रोटीन का है तो प्रोटीन सी पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। उसके बाद चले आगे, आगे क्या क्या है कि फीमेल प्रेजेंस विद डीवीटी says she has been taking some kind of pills, oral contraceptive pills, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ओरल contraceptive pills, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस को इंक्रीज़ करते हैं। अक्सर औरतों की अल्ट्रासाउंड करने में आती है ना, देखें हम देखते हैं जो फेमोरल वगैरह की पॉप्लिटियल की सोनोग्राफी करते हैं तो वो डीवीटी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद 78, ठीक है। 10 days फीवर, चेस्ट पेन अनरिलेटेड टू रेस्पायरेशन, अनरिलेटेड टू रेस्पायरेशन है, चेस्ट पेन है, ठीक है ना। मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम लिख देना, मायोकार्डियम की वजह से ये क्या है। उसके बाद ब्रेस्ट और अपर आउटर कार्डियम ड्रेन्स इनटू पेक्टोरल ग्रुप, एंटीरियर ग्रुप, एडिशनल जो यार ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, सिर्फ बस ये देखें 2 to 6 रिब्स पे स्पैन करता है, मिड क्लेविकुलर लाइन पे, T4 पे, 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे निपल होता है, ठीक है। विदेश ये निपल नीचे आता जाता है 4th, 5th, 6th, 7। ये हमने जो है ना मेमोरी अपर लिम्ब के जो फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल्ड इसकी डिस्कशन की है, ज़बरदस्त किस्म की, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें, pregnant with jaundice went to remote village to see her parents, ठीक है। causes hepatitis E, ठीक है, ये लाजमी, ये देखें, commonest hepatitis is hepatitis A anywhere, but if in this time asked about a remote area then it is or as in this question, or epidemic, E for epidemic, E for E, or deadly in pregnancy is hepatitis E, ठीक है। anywhere अगर हो तो hepatitis A है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएं नंबर 8 ट्रेकियोस्टमी डेंजर ऑफ ब्लीड। ठीक है, ट्रेकियोस्टमी में देखें ये क्या कहता है, ठीक है ना। तो ये ट्रेकियोस्टमी डेंजर ऑफ ब्लीड आए तो इन्फीरियर थायराइड वेन आपने करना है। देखें थायराइड वेन्स देखें तीन हैं, तीन सुपीरियर थायराइड वेन, इन्फीरियर, मिडल और इन्फीरियर। ठीक है, तो देखें यहाँ पे आपको तीन वेन्स नज़र आ रही हैं। ये हमारी है सुपीरियर थायराइड वेन जो कि इंटरनल जुगुलर वेन में जा रही है, यहाँ से देखें ड्रेन हो रही है, एनास्टोमोस भी हो रही है थायराइड पे, और फिर मिडल थायराइड वेन ये भी जा रही है इंटरनल जुगुलर वेन में। लेकिन जो इन्फीरियर थायराइड वेन है ये देखें, ये इन्फीरियर थायराइड वेन है, ये डायरेक्ट आ रही है कहाँ पे, ये देखें ड्रेन्स इनटू लेफ्ट ब्रेकियोस्फेलिक वेन। ठीक है ना, ये देखें तीन वेन्स हैं। तो जो डेंजर ऑफ ब्लीड जो उसमें आ रहा है ना थायराइड में, वो इन्फीरियर थायराइड वेन में डेंजर है। ठीक है, ख़तरा होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद देखें, अच्छा इसके अलावा इफ़ आस्क्ड अबाउट मोस्ट ऑफ द ब्लीडिंग ड्यूरिंग ट्रैकियोस्टमी द आंसर शुड बी एंटीरियर इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें मोस्ट ऑफ द जो ब्लीडिंग होगी वो किससे होगी, ठीक है ना, इंटरनल जुगुलर वेन से ही हो सकती है ना, अगर इंजरी हो जाए तो। ठीक है, इट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर टू अवॉइड हेमरेज। ठीक है, जो आइडियल स्पेस है ट्रेकियोस्टमी के लिए 2 to 2nd and 3rd ट्रेकियल रिंग्स अकॉर्डिंग टू मैनी ऑथर्स, बट ऑक्सफोर्ड सर्जरी एंड BRS एनाटॉमी प्रेफर 3 to 4 रिंग्स। ठीक है, 3rd to 4th रिंग में। ठीक है, सो जनरली प्रेफर 2nd to 3rd रिंग। यार 2 से 3 कर लो या 3 to 4th रिंग कर लो। ठीक है, उसके बाद बस चले आगे। BCC फीचर मोस्ट लाइकली लोकली malignant, आल्सो रिमेंबर दैट बेसल सेल कार्सिनोमा रेयरली मेटास्टासाइजेस। ठीक है, बेसल सेल कार्सिनोमा रेयरली मेटास्टासिस एंड BCC इज लोकली malignant, इसकी ये खास फीचर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एक बार पढ़ा कि इन्फीरियर थायराइड वेन, तो इन्फीरियर थायराइड जो आर्टरी जो होती है ना, मैं आपको इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये देखें, ये हमने नॉस्टोमस अराउंड स्केपुला में हमने पढ़ा था कि जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है देयर इज पार्ट ऑफ द सर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांचेस इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, असेंडिंग सर्वाइकल, ठीक है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल और फिर सुपरा स्केपुलर, ये ब्रांचेस थे। ठीक है ना, ये हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी के थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांचेस में से ये ब्रांचेस थे। ठीक है, ये आप देखें ये डायग्राम, तो लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर पे ये ऊपर सबक्लेवियन, नीचे एक्सिलरी। ठीक है, अच्छा होता क्या था कि इसमें इन्फीरियर थायराइड आर्टरी फिर थायराइड सर्वाइकल ट्रंक से निकल, ये देखें थायराइड सर्वाइकल ट्रंक से ये 1 2 3 4 फिर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की फिर ब्रांचेस हैं मजीद, सर्वाइकल, एसोफेजियल, लेरिंजियल एंड फेरिंजियल। ठीक है, तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, जबकि इन्फीरियर वो हमने यहाँ पे तो इन्फीरियर वेन पढ़ा था, तो हम थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा अगर आप इसको दो गौर से देखें इस पेज को, तो आपको एनास्टोमोसिस अराउंड द स्केपुला सही तरीके से ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें, यहाँ से आ रही है थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ये देखें सुप्रास्केपुलर आ रही है, ट्रांसफर सर्वाइकल आके इधर ब्रांचेस दे रही है, यहाँ एनास्टोमोसिस हो रही है, यहाँ से फिर आ रही है एक्सिलरी आर्टरी की जो है ना 2nd and 3rd ब्रांच पार्ट से ब्रांचेस आ रही हैं। ठीक है, ये देखें एनास्टोमोसिस हो रही है, सही है। आप इसको आराम से गौर से एक बार देख सकते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा पढ़ रहे थे, ये बेसल सेल फीचर्स, लोकली मैलिग्नेंट, रेयरली मेटास्टेसिस, ये दो इसके पॉइंट्स हैं। तो यहाँ भी हम पढ़ सकते हैं कि 473 पे ये हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, तो ये देखें बेसल सेल कार्सिनोमा, ये देखें ऊपर मोर कॉमन ऑन अपर लिप्स, ये देखें बी बेसल सेल, नीचे फिर स्क्वेमस सेल। ठीक है, लोअर लिप पे स्क्वेमस सेल। ठीक है, देखें इसकी मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है। ठीक है, रेयरली मेटास्टेसाइजेस एंड लोकली इट्स इन्वेसिव फाउंड इन सन एक्सपोज्ड एरियाज। ठीक है, ये आपने देखना है। और उसके बाद पेलिसेडिंग न्यूक्लियाई, इसके याद रखें, इसके BCC ट्यूमर्स को। ठीक है, वैक्सी पिंक पेर्ली नोड्यूल्स विथ टीलेंजिएक्टेजियास। ठीक है, और रोल्ड बॉर्डर्स के साथ होते हैं ये। ठीक है, और बस विच कार्सिनोमा स्प्रेड्स टू लार्ज वेसल्स, क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ द किडनी, इवन दिस कार्सिनोमा कैन रीच द हार्ट थ्रू इन्फीरियर वेना केवा, ये ऐसा खतरनाक कार्सिनोमा है क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ द किडनी। ठीक है।